नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी से शुरुआत करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज से अपने 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी असम, बिहार और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वह मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और बिहार में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को नकद सहायता की 19वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की शुरुआत आज मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से होगी। प्रधानमंत्री बागेश्वर में बालाजी के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना के बाद बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। ये कैंसर संस्थान 200 करोड़ की लागत से तैयार होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बागेश्वर धाम में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शनिवार को कहा कि पूरा बुंदेलखंड उत्साहित है और इस ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा करेंगे। इसके साथ ही आज की यदि बात कर ले तो आज मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। वहां पर चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद यह भी खबर आ रही है कि मिशन उत्तराखंड पर भी प्रधानमंत्री मोदी के जाने की संभावना है। इसके साथ ही वह वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश की यह बात हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही बिहार में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें किसानों को नकद सहायता की वो 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से वो अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बागेश्वर में बालाजी के दर्शन करेंगे। पूजा अर्चना के बाद बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला भी रखेंगे। ये कैंसर संस्थान 200 करोड़ की लागत से तैयार होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बागेश्वर धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हम बात करें तो उन्होंने शनिवार को कहा कि पूरा बुंदेलखंड उत्साहित है और इस ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संतोष, तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक तो यह 3 दिवसीय दौरा, इसमें से 3 राज्यों में उनका दौरा होगा, लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश से, वह भी बागेश्वर धाम से। कैसा माहौल है वहां, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है और लोगों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि बाबा बागेश्वर को तो कमोवेश हर कोई जानता ही है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को। ऐसे में उनके ही संस्थान और उनके ही इस जगह से, धाम से शुरुआत हो रही है। कैसा माहौल है? बिल्कुल कुणाल, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में हैं और 2 दिन रहेंगे। 23 तारीख और 24 तारीख को भी रहेंगे। तो मैं सभी दर्शकों को मिनट टू मिनट प्रोग्राम की जानकारी दे देता हूँ। 12:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से 1 बजे बागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। वहीं 1:30 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने जो विचार है वो व्यक्त करेंगे और अपनी भावनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। वहीं 2:30 बजे बागेश्वर धाम से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे और 3:30 बजे भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 3:45 बजे कुशाभाऊ ठाकरे जो सभागार है उसमें कार्यक्रम है, उसमें सम्मिलित होंगे और 3:55 पर कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंच जाएंगे वो। और 4 सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कुणाल की 4 बजे से 6 बजे तक एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी विधायक, 163 विधायक, सभी सांसद, सभी राज्यसभा सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। लगभग ये 2 घंटे के आसपास ये बैठक चलने वाली है कुणाल। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। संतोष, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। जम्मू कश्मीर से कटरा जा रही तीर्थ यात्रियों की बस मांडा इलाके के पास खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर में शनिवार को यह बड़ा हादसा हुआ है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में
जम्मू से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस मांडा इलाके के पास खाई में गिर गई। बस के अंदर कुल 18 लोग बैठे थे। 17 लोगों को तो सही सलामत निकाल लिया गया, इलाज के लिए जीएमसी भेजा गया, लेकिन ड्राइवर का शव रेस्क्यू टीम को मिल गया है। शव को एम्बुलेंस से जीएमसी रवाना किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह जो बस है जिसका एक्सीडेंट हुआ वह उत्तराखंड की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ड्राइवर का नाम राकेश है, जो हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला है और 22 साल से बस चला रहा है। फिलहाल बचाव का काम चल रहा है और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के एक अधिकारी का कहना है कि यहाँ बचाव अभियान चलाना मुश्किल था क्योंकि बस खाई में गिर गई थी। एसडीआरएफ की टीम और अन्य सभी एजेंसियां यहाँ पर है। अभी बस के अंदर कोई नहीं है, फिर भी हम तलाशी अभियान चलाने के बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। वह खाई में गिर गई और कुल 18 लोग इस बस में बैठे थे। 17 लोगों को तो सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन जो बस का ड्राइवर था उसकी जान चली गई है। उसके शव को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है और अन्य घायलों को जीएमसी रेफर कर दिया गया, वहां भेज दिया गया है। बस उत्तराखंड की बताई जा रही है और ड्राइवर का नाम राकेश बताया जा रहा है, जिसकी जान चली गई है। वह हिमाचल के कांगड़ा का रहने वाला था और तकरीबन 22 साल से बस चला रहा था। फिलहाल अभी भी बचाव का काम चल रहा है। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के वहाँ पे कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। उनमें से एक का कहना है कि हम बचाव अभियान चलाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बस खाई में गिरी हुई थी और एसडीआरएफ की टीम और अन्य सभी एजेंसियां भी वहाँ पर अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बस के अंदर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तलाशी अभियान चलाने के बाद ही वह इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो यह खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं, जहाँ एक बस हादसे का शिकार हो गई है और श्रद्धालुओं से भरी यह बस खाई में गिर गई, जिसमें जितने भी सवारी बैठे हुए थे वो घायल हो गए हैं और बस का ड्राइवर उसकी जान चली गई। और इस बीच महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें सीधे प्रयागराज से, जहां महाकुंभ को लेकर के अभी भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब सा लगा है और कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। तो यह बड़ी खबर प्रयागराज से हम आपको बता रहे हैं, महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाशिवरात्रि का वक्त आने वाला है और इससे ठीक पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ आ गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन संगम में आखिरी स्नान है। इससे पहले श्रद्धालुओं में संगम में डुबकी लगाने के लिए होड़ मची हुई है। यदि आज की ही बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज में 25 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। जाम की वजह से सबसे ज्यादा बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो महाकुंभ की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विहंगम यह तस्वीरें हैं। आप जिस ओर नजर घुमाएंगे उस ओर आपको केवल और केवल भक्तों का सैलाब ही नजर आएगा। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। आनंद, तो देखिए, जब से तो महाकुंभ का आगाज हुआ है, यदि श्रद्धालुओं के जन सैलाब की बात करें तो वह थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब चूंकि महाकुंभ अपने समापन की ओर है, लेकिन आस्था का सैलाब और मंजर और भक्ति भाव देखिए, ऐसा लगता है जैसे अभी कल ही महाकुंभ शुरू हुआ है। ऐसे में अब जो जाम की फिर से समस्या विकराल हो रखी है, क्या कुछ आप वहां नजर आ रहा है? क्या आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति है और लोगों का क्या हाल है?
बिल्कुल कुणाल, देखिए क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वही आखिरी स्नान अब होने जा रहा है और उसके साथ ही कुंभ का समापन हो जाएगा। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि वहां पर जाम जैसी स्थिति एक बार फिर बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी प्रयागराज में थे कुणाल, और आज भी उनका दौरा है। दोपहर करीब 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, उनको कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है, जो क्राउड मैनेजमेंट होगा, जो सुविधा और सुरक्षा की बात की जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, उसको भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में एक बार फिर परखेंगे। यानी 26 तारीख के अंतिम स्नान पर्व से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में हैं और वो नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था वहां पर उत्पन्न हो। यही कारण है कि खुद वो नजर रख रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में हो तो भी उनकी नजर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर है और प्रयागराज में रहते हैं तो जरूर वो समीक्षा बैठक करते हैं अधिकारियों के साथ। तो आज भी वो मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले हैं। जहां तक बात श्रद्धालुओं की भीड़ की है तो उसको मैनेजमेंट के लिए तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई है, वॉलेंटियर्स वहां पर काम कर रहे हैं। लगातार कोशिश यही है कि भीड़ की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए और पूरी सुगमता के साथ जो स्नान है 26 तारीख का वो संपन्न हो। आनंद, बीच में ना ये जो गाड़ियों का जाम भीड़ है, इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। क्या भीड़ इसलिए भी ज्यादा हो गई है कि वीकेंड का एक वक्त चल रहा है और महाशिवरात्रि भी बेहद नजदीक है? क्या यह भी एक कारण है? बिल्कुल कुणाल, देखिए वीकेंड से टूरिस्ट महाकुंभ का जो आयोजन है उसमें जब आप देखेंगे तो फ्राइडे से संडे तक का जो क्राउड रहा है वो बहुत हैवी रहा है। क्योंकि जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं, जो छुट्टियां एक तरह से मैनेज करते हैं, वो फ्राइडे सैटरडे संडे इसको लेकर चलते हैं। यही कारण है कि वीकेंड पर यानी सप्तांत पर जो है जबरदस्त भीड़ देखने को प्रयागराज में मिलती है। गाड़ियों की संख्या की आप बात करें तो न सिर्फ आसपास के जिले बल्कि पूरे भारत से, चाहे आप साउथ की बात करें, नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, तमाम हजारों की संख्या में गाड़ियां लगातार प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रही हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है, मेला क्षेत्र के बाहर पार्किंग बनाई गई है। बावजूद इसके गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा है, इतना लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि इस बार का जो महाकुंभ है उससे मिस हो जाए, वो उसमें ना पहुंच सके। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपने देखा होगा कि बीते दिनों की हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने, लगातार पार्किंग की व्यवस्था तक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी और अधिकारियों को निर्देश दिए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री कल भी प्रयागराज में थे, आज फिर वो प्रयागराज के दौरे पर हैं। तमाम जो जैसा मैंने बताया कि साधन और सुविधाएं जिस तरह के श्रद्धालुओं की, उनकी सुरक्षा की जो बात कही जा रही है उस पर लगातार नजर प्रशासन की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां हेमंत सोरेन ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेलंगाना के सीएम से बातचीत की है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से उनकी बातचीत हुई है। जो मुद्दा बताया जा रहा है वह मुद्दा यह है कि टनल में जो श्रमिक फंसे हैं उनको लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर दोनों मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें कि तेलंगाना के जो टनल है उसमें 8 श्रमिक जो फंसे हैं उनमें से 4 गुमला के ही हैं और गुमला झारखंड में पड़ता है। ऐसे में झारखंड के सीएम की तेलंगाना के सीएम से बातचीत हुई है। जो श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है और तेलंगाना के सीएम से बातचीत करके उनका हालचाल जाना है। टनल में जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रेस्क्यू करवाना है, इसको लेकर की भी बातचीत हुई है। और जो 8 श्रमिक फंसे हुए हैं उनमें से 4 झारखंड के गुमला के रहने वाले हैं। तो ऐसे में तेलंगाना के सीएम से झारखंड के सीएम की बातचीत हुई। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के सीएम ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत की है और जो टनल में फंसे हुए श्रमिक हैं उनकी सुरक्षा, उनकी जान को बचाने के लिए किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जाए, वो तमाम रोड मैप को लेकर बात की है। और ऐसे में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी इस बातचीत से उसे प्रयास किया गया है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के उस पर फोकस किया जाए। और जो 4 श्रमिक हैं वह गुमला के ही बताए जा रहे हैं। जो 8 श्रमिक फंसे हुए हैं उनमें से 4 झारखंड के हैं। और ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच की बातचीत इस बात को बताती है कि कैसे मुख्यमंत्री अपने गृह राज्य के जो भी श्रमिक हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके हालचाल को लेकर के चिंतित दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने तेलंगाना सीएम से बातचीत की है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से सीएम हेमंत सोरेन की बात हुई है
टनल में फंसे श्रमिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, स्थिति को लेकर उनकी बातचीत हुई है और इनमें गुमला के 4 श्रमिक भी शामिल हैं। तो हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, यह संवेदनशीलता जो मुख्यमंत्री सोरेन ने दिखाई है, खासकर तब जब उनके गृह राज्य के ही कुछ श्रमिक वहां टनल में फंसे हैं, यह क्या मायने रखता है दोनों मुख्यमंत्री यानी तेलंगाना सीएम और झारखंड सीएम के बीच, और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ बात हुई और कैसी स्थिति है? देखिए कुणाल, जैसे ही वो तेलंगाना के में जो टनल में जो मजदूर जो फंसे हुए हैं, जो झारखंड के हैं, झारखंड में जो गुमला के 4 हैं और बाद बाकी उनके जो गृह क्षेत्र रहा है उनके वहां से लोग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो है, हमेशा से झारखंड के मुख्यमंत्री की ये विशेषता रही है, हेमंत की ये विशेषता रही है कि जब भी कोई झारखंड का जो श्रमिक जो है, या वैसी आपदा, जिस समय आप याद, पिछले दिनों में कुछ दिन पहले आप याद कीजिए जब कोरोना काल हुआ था, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत, काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और यहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपदा प्रबंधन से ये लगातार वो बातें करते हैं और उससे ये समझ में बात आती है कि वो संवेदनशील है। दूसरी तरफ जो है, जैसे ही ये मामला जैसे ही उठा था, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी साहब है उनसे उन्होंने टेलीफोन पर बात की और वो लगातार जो है वो संपर्क में है। उनके जो नीचे जो आला अधिकारी हैं वो भी संपर्क में है कि किसी भी तरीके से वो जो है झारखंड जो टनल में जो फंसे हुए हैं उनको वापसी की जा सके। इसमें एक और जो बड़ा ये है कि जैसे ही उसके परिजन जो है यहाँ मिले थे, मुख्यमंत्री से कल की मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वस्त किया था कि जिस तरह से भी हमारी सरकार जो है इसके लिए सतत प्रयासशील रहेगी कि वहाँ जो मजदूर उनको बाहर निकाला जा सके। जी कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमें बता रहे थे कि किस तरह झारखंड के सीएम ने तेलंगाना के सीएम से बातचीत की है कि कैसे जो श्रमिक हैं उन्हें सकुशल वहां से निकाला जा सके। उस बीच अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस अब सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक का मामला है। चंडीगढ़ पुलिस सवालों में घिरी है। हालांकि एसएसपी ने कहा है कि इस पूरे मसले पर वह जांच कर रहे हैं, लेकिन सैनी ने साफ तौर पर बोला है कि गेट बंद होना काफी गलत है। सरकार ने इस बाबत एतराज भी जताया है। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है और चंडीगढ़ पुलिस अब सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। हालांकि सैनी ने भी और हरियाणा सरकार ने भी ऐतराज जताया है। गेट बंद होने का यह पूरा मामला है। एसएसपी बोली है कि हम जांच कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस जांच में निकलकर सामने क्या आता है, लेकिन हरियाणा के सीएम से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और ऐसे में चंडीगढ़ पुलिस के रवैये, चंडीगढ़ पुलिस के जो काम करने के तरीके हैं उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर बन रहा है। हालांकि एसएसपी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि वह जांच कर रही है, लेकिन सैनी ने बोला है कि गेट बंद होना गलत है। यह गेट बंद होने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। सरकार ने भी ऐतराज जताया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।